Yes, the video is on now. Okay. So hello students, a very good morning to all of you. This is Shefali here, and we are going to discuss the second part of first unit, that is entrepreneurship and small business. Continuation चल रहा है. इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया कि entrepreneurship का कंसेप्ट क्या है, उसका ओवरव्यू समझा एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ entrepreneurship. सो बेसिकली ये जो आपका सब्जेक्ट है entrepreneurship एंड बिजनेस, दिस इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स हैं उसमें entrepreneurship के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारे उसमें कंसेप्ट्स दिए हुए हैं डिफरेंट. एंड जो लास्ट वाला यूनिट है दैट इज यूनिट 4, उसमें पूरा स्मॉल बिजनेस के बारे में चीज़ें हैं. तो आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो है entrepreneurship एंड स्मॉल बिजनेस. तो दिस इज एक्चुअली 2 डिफरेंट कंसेप्ट इन सिंगल आपके सब्जेक्ट में इसको इनकॉर्पोरेट करा गया हुआ है. तो दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट स्मॉल बिजनेस वाला पोर्शन यूनिट 4 में. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज पोर्शन. यू कैन वॉच दोज वीडियोज इफ यू हैव मिस्ड, इफ यू नॉट वॉच दोज वीडियोज येट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ entrepreneurship एंड स्मॉल बिजनेस. तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ये समझा द कंसेप्ट एंड द ओवरव्यू हमने लिया पूरा उसमें, और उसमें मैंने आपको यूनिट नहीं दिखाया था कि फर्स्ट यूनिट में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. वो हम अभी स्क्रीन पर चलेंगे तो देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. सिलेबस दैट इज कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी. बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इफ़ यू आर फ्रॉम डी यूनिवर्सिटी, एम यूनिवर्सिटी, आप साउथ की किसी यूनिवर्सिटी से हो तो आपके लिए ये सिलेबस काम का नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज देखो हर एक यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है. वो स्टैंडर्ड सिलेबस सभी को फॉलो करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी, नहीं, वो सबको फॉलो करना पड़ता है. तो 90% to 95% सभी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं. 5% का वेरिएशन होता है, जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोज़ में बताती हूँ. जब भी मैं सिलेबस के ऊपर में डिस्कशन करती हूँ वो हम कवर कर लेते हैं. स्टूडेंट से भी पता चल जाता है. प्लस हम जब सिलेबस को मैच करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के तो वहाँ पर भी पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक हैं के जो नए ऐड ऑन हुए हैं. या कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट यूनिट में हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में वही टॉपिक सेकंड में होते हैं या सेकंड की फिर शफल कर देते हैं ओवरऑल. तो चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली द नीड एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो विदाउट एनी फर्दर डू हम मुखातिब होते हैं स्क्रीन की तरफ में. चलिए रुक करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो हेलो फ्रेंड्स, एंड हम आ चुके हैं इस वक्त स्क्रीन पर और आपके सामने टॉपिक दिख ही रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीड एंड फंक्शन. इसमें हम ये कवर करने वाले हैं. ये 2 टॉपिक है. ये पार्ट 2 है. जैसा कि हमने बताया यूनिट 1 का कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है. तो बिल्कुल हम अब स्टार्ट कर रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमने मिस कर दिया हुआ था इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में. जब हमने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाले कंसेप्ट को पढ़ा था, तो मैंने आपको ये मिस कर दिया था बताना कि कौन कौन से टॉपिक हम यूनिट 1 में कवर करने वाले हैं. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं. ये वाला टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला. इसमें ओवरव्यू मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है. तो अब दूसरा जो है नेक्स्ट आपका है वो नीड और फंक्शन है, जो आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं. अगर ये वाला आपने मिस कर दिया है वीडियो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में आप चले जाओगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो. नहीं तो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, कहीं गुम हो गया, वैसा कुछ नहीं है. तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि नीड क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की. तो देखिए कुछ तो जो आपके नेशन की नीड होती है, ऐसा बोलते हैं कि ये लाइफ लाइन है नेशन का, राष्ट्र का, कंट्री का. तो किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़रूरी है. मतलब कोई व्यक्ति अगर नया व्यवसाय शुरू नहीं करेगा, नया धंधा शुरू नहीं करेगा, बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा, तो कंट्री में वो इनपुट क्या देगा, वो ट्रेड को कैसे प्रमोट करेगा, वो बेनिफिट्स को किस प्रकार से वो शेयर कर पाएगा, वो बेनिफिट्स को किस प्रकार से डेवलपमेंट के लिए लगा पाएगा. तो ये एक तरीके का यार्ड स्टिक भी होता है जिससे कि ये मेजर किया जाता है कि आपकी कंट्री का जो लेवल है वो कितना डेवलप हो रहा है, उसका लेवल क्या है, डेवलपमेंट लेवल क्या है आपके देश का. तो एक तरीके से ये देश का आपका लाइफ लाइन होता है. तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है एंटरप्रेन्योरशिप की. तो देखिए जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी वो मैं आपको हिंदी में दूंगी, टोटल बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके, ताकि आप रिलेट कर सको, कंसेप्ट को आप समझ सको. बट कॉन्टेंट मैं आपको पूरा इंग्लिश में दूंगी ताकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स तैयार हो जाए बाकायदा, आप अच्छे से लिख सको उसको और रिविजन कर सको. तो पहला जो था वो हमने ये समझा कि भाई कंट्री के जो नेशन है, नेशन के लाइफ लाइन के लिए काफ़ी लाइफ लाइन के जैसा होता है बिल्कुल आपके देश के लिए, जिसमें आपका डेवलपमेंट आप कर पाते हो और आप एक तरीके से यार्ड स्टिक होता है, आप मेजर करने का इनका ये पैमाना होता है. क्या कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का इनका पैमाना होता है. तो देखिए पहले तो हमने ये समझा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में एक एंटरप्रेन्योर होता है जो एक व्यक्ति होता है. तो सबसे पहले तो होता है एंटरप्रेन्योर. तो ये एक होता है एक व्यक्ति, और
ये व्यक्ति क्या करता है, एक प्रोसेस से गुजरता है। प्रोसेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रोसेस बोलते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ एक्शंस। जितनी भी चीज़ें करी जाती हैं, चाहे आप लैंड लेबर कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे प्रोडक्ट बना रहे हो, जितने भी सॉर्ट ऑफ एक्शंस, जितनी भी प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, वो सारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आ जाते हैं। फिर इनसे एक फाइनल जो आउटपुट है, देखो जगह यहाँ थोड़ी कम मुझे दिख रही है, मिल रही है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ। सो हमने ये देखा कि एंटरप्रेन्योर है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके का सारा एक्शंस इसके अंदर में आ जाता है। फिर तब कहीं जा कर के आपका खड़ा होता है एंटरप्राइज। तो इस एंटरप्राइज ये आपका होता है फाइनल आउटपुट। इस फाइनल आउटपुट को खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति की मेहनत होती है, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और ये जितने भी रिस्क लेता है, जितने भी एक्शन करता है, वो सारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस के अंदर में करता है। तब कहीं जा कर के आपका एक एंटरप्राइज खड़ा होता है। इस एंटरप्राइज को ही आपका बोलते हैं फाइनल आउटपुट। इसको आप अपने एग्जामिनेशन में बाकायदा ड्रॉ करके दिखाना है आपको। यहाँ स्क्रीन पे छोटे होने की वजह से मैं ड्रॉ नहीं कर पाई, तो आपको एक बॉक्स में इसको बना करके पूरा अच्छे से दिखाना है। एंटरप्रेन्योर लिखना है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप लिखना है, फिर उसके बाद में आपको लिख देना है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के नीचे आपको लिख देना है आउटपुट। ठीक है, आप एग्ज़ाम में अपने नोट्स में अच्छे से लिख देना, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। और इसके नीचे एरो बना करके आपको लिखना है पर्सन, और पर्सन आपको ऐसे लिख देना है। और इसके नीचे आपको एरो बना करके लिखना है एक्शंस या प्रोसेस। एक्शन या प्रोसेस, दो चीज़ लिखनी है आपको। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, प्रोसेस लिखना है या आपको लिखना है एक्शन। ठीक है, ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। ये जो मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है आपको नीचे करके लिखना है। ओके, तो ये हमने समझा कि क्या नीड है। पहली तो नीड भाई यही है कि लाइफ लाइन है आपके राष्ट्र का, आपके देश का, ताकि आप अपने स्टेट को, अपने ट्रेड को आप प्रमोट कर रहे हो अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में, तो आपको ही बेनिफिट मिल रहा है, आपके साथ आपकी कंट्री को भी बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है। दूसरा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से जो है इनोवेशन होता है, नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई आइडियाज़ आते हैं, नई इमेजिनेशंस आपके आते हैं, नया विजन आता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। तो ये सारे जो विजन्स हैं, वो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके माइंड में बहुत सारे, एक तरीके से आप उसको इनोवेटर भी बोल सकते हो एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि वो ट्राई करता है, क्या वो ट्राई करता है फाइंड आउट करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को फाइंड आउट करता है, वो नए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करता है, नए मार्केट की वो खोज करता है। और इन सारी चीज़ों की वो खोज क्यों करता है, ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके। और वो अलग अलग वेरियस जो रिसोर्सेज हैं उन पे वो सर्च करता है, क्या क्या संसाधन वो और ले सकता है, वो यूज़ कर सकता है, और इनके इस्तेमाल से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो ये एक तरीके से आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर ये स्टैंड लेता है, जिसमें कि सारा आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और ट्रेड और सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वो कंसीव करता है बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को, कंसीव करता है, प्राप्त करता है। कंसीव माने होता है प्राप्त करना, ही कंसीव बिजनेस आइडियाज़। वो सारे बिजनेस आइडिया को कंसीव करने के साथ उसको इफेक्ट में भी लेकर के आता है टू इन्हांस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि आपका ये जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो इन्हांस हो सके, वो बढ़ सके। तो देखिए, एक तो आपने ये समझा कि लाइफ लाइन होता है, दूसरा ये समझा कि आपके जो इनोवेशन के लिए, इनोवेशन एक तरीके का प्रोवाइड करता है नए नए आइडियाज़ इमेजिनेशंस के साथ में। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण नीड का पैरामीटर है वो ये है कि ग्रोथ के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, मतलब ओवरऑल ग्रोथ के लिए और चेंज ऑफ ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का। क्योंकि जो एक एंटरप्राइज होता है वो ऑपरेट करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में। बहुत सारे इन्वायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो व्यक्ति है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट किया हुआ है, वो उस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे मोल्ड होना है, कंपनी को कैसे काम करना है, उस इन्वायरमेंट में किस तरीके की नई इनकॉर्पोरेशन करनी हुई है, और वो सारे अपने सक्सेस को इंश्योर करने का काम सब कुछ इसके अंदर में आता है। ओवरऑल देखो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं अब, एकदम जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल एडवांस हो चुकी हुई है, एकदम चेंजेस आ रहे हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती चली जा रही हैं। आप देखो, गाड़ी भी देखोगे तो वो मैनुअल से लोग अब ऑटोमेटेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक कार्स वगैरह परचेज कर रहे हैं। तो भाई देखो, टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे चेंज ही हो रही है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, पूरी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वहाँ पे भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, प्लांट्स एंड मशीनरीज एंड जो भी चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो उन सारे चेंजेस को समझना, उन सारे इन्वायरमेंट में भी चेंज आ रहा है। इन्वायरमेंट बोले तो जो मौद्रिक नीतियां हैं वो चेंज हो रही हैं, सरकारी की जो नीतियां बदल रही हैं। तो सारे जो चेंज हो रहे हैं, ओवरऑल चेंजेस
को जब आप सही तरीके से समझोगे, उसको इनकॉर्पोरेट करोगे, तभी आप एंटरप्राइज को सक्सेसफुल आउटपुट आप निकाल सकते हो। तो ये ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि साहस लेता है, रिस्क लेता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ में वो सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है, नया वो काम कुछ करने की कोशिश करता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ खेलने की कोशिश करता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता होती है किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में। नेक्स्ट है आपका कि प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें जब करोगे तो आपका जो एंटरप्राइज है, आपका एंटरप्राइज बिल्कुल प्रॉफिट अर्न करेगा, आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस। कस्टमर जो है वो टेक्नोलॉजी के पीछे जा रहा है, या कम समय में उसको जो चीज़ें जल्दी अवेलेबल हो जा रही हैं, कम कीमत में अवेलेबल हो रही हैं, कॉस्ट को आप रिड्यूस कर रहे हो, अपना सेल्स रेवेन्यू भी आप इंक्रीज़ कर रहे हो, कॉस्ट लागत को भी आप कम से कम कर रहे हो। तो इन सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का आपके एंटरप्राइज में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है। टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस। देखो जो सेल्स रेवेन्यू होता है वो किसी भी एंटरप्राइज के लिए, किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी कंपनी के लिए वो कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस करके, आप अपने लागत को रिड्यूस करके, अपने प्रॉफिट को आप बढ़ा करके कहीं ना कहीं आप उसको सेल्स रेवेन्यू को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही ये अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। कैसे अपॉर्चुनिटी को, फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी को ये प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है, कंट्री में कंट्रीब्यूशन है, बड़ा ही पॉजिटिव ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट। इसीलिए देखिए सरकार जो है ना, जो भी नए नए व्यापारी होते हैं ना, MSMEs हो गए, आपके जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं, सेटअप करते हैं, उनके लिए बड़ी स्कीम्स लेके आती है, उनको बड़ा प्रमोट करती है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो इनको बराबर मिल जाती है। ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भर भर के देते हैं। नए बिजनेस सेटअप होंगे तो ऑब्वियसली अगर आपके पास में पैसे आएंगे, आप अपना व्यापार बड़ा करोगे, तो आप अपने नीचे 10 एम्प्लॉयज़ को रखोगे, उनसे काम कराओगे, उनको रोजगार दोगे, उनको सैलरी दोगे, उनको वेतन दोगे। तो जो एम्प्लॉयमेंट की आप अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो मार्केट में, वो भी ज़बरदस्त की चीज़ है। तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से इंक्रीज होती है। लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आप एम्प्लॉय कर पाते हो। अगर आपका एंटरप्राइजेस जितना बड़ा है उतना बड़ा आप एम्प्लॉयज़ को रख पाओगे, और उतनी ही ज़्यादा आप एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को भी आप कर पाओगे कंट्री में। तो साथ ही अगर बोला जाए तो जो ग्रोथ है इन सारी एक्टिविटीज़ से, वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ब्रिंग मोर करता है। ब्रिंग मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के साथ साथ ऐसे अवसर देता है कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो आप क्या कर रहे हो, घर में किसी के आप काम देकर के उनके घर में रोटी देने का काम कर रहे हो, आप उनको रोजगार देने का काम कर रहे हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप से ये बड़ा फ़ायदा है, इसलिए इसकी बड़ी नीड है, इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि सोशल बेनिफिट भी है बहुत ज़्यादा, कि ये सिर्फ आपके लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब आपके ही बिजनेस के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बट ये सोसाइटी एट लार्ज, सोसाइटी में बड़े तबके के लिए बड़े फ़ायदे की बात है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है कि जो लोगों का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो काफ़ी रेज हो जाता है। भाई आप पैसे कमाओगे तो ही खर्च करोगे, पैसे कमाओगे तो ही घर में लगाओगे। तो जो आप क्वालिटी प्रोडक्ट अगर बाय करना चाहते हो या क्वालिटी सर्विसेज आप बाय करना चाहते हो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे, तो कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिस्क लेने के साथ साथ आपके लिए नई नई चीज़ें करते रहता है और एक अफोर्डेबल कॉस्ट में, अफोर्डेबल प्राइस में वो चीज़ें करता है। तो आपके सामने भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सर्विसेज को आप इंजॉय कर पाते हो। जैसे कि एक एग्जांपल समझो कि अगर 4 रेस्टोरेंट आपके घर के आजू बाजू खुल गए या 4 होटल आपके घर के आजू बाजू खुल गए, तो आप उसी रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे जिस रेस्टोरेंट में आपको पता है कि भाई यहाँ पे मेरे को खाना अच्छा मिलने वाला है और कम कॉस्ट पे खाना मिलने वाला है, कम मेरे को प्राइस यहाँ पे करना पड़ेगा, तो मेरे को खाना बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आप ऑब्वियसली उसी रेस्टोरेंट में बार बार जाओगे। अब उस रेस्टोरेंट में अगर आप 10 बार चले गए, ज़बरदस्त की भीड़ लग गई उस रेस्टोरेंट के बाहर, तो बाकी के जो और 3 लोग हैं वो देख रहे हैं कि भाई उस रेस्टोरेंट में तो ज़बरदस्त की भीड़ लगी हुई है, तो वो भी क्या करेंगे भाई, वो भी सोचेंगे कि भाई मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चाहिए प्लस लो कॉस्ट में चाहिए, तो हमें भी अपना प्राइस जो है ना वो लो करना पड़ेगा, या तो हम उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे जो उनको वहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसी को बोलते हैं सोशल बेनिफिट, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो आप जो उनके यहाँ जाने लगोगे
उनके यहाँ फिर आप शिफ्ट कर जाओगे। भाई कस्टमर को जहाँ अच्छी चीज़ मिलेगी वहीं वो जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको वो कौन से ब्रांड या कौन से रेस्टोरेंट या कौन से होटल में जाकर के उनको अच्छा मिल रहा है। उनको जहाँ भी अच्छा प्लीजिंग सा अच्छा सा उनको लगेगा कि भाई उनको उस पैसे में उनकी मतलब पैसा वसूल उनका जहाँ भी हो जाएगा ना, वो उधर ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑप्टिमम यूज़ जो बोलते हैं ना सोशल बेनिफिट में, वही है मुद्दे पे आते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑप्टिमम यूज़ बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकालो। स्कैर्स रिसोर्सेज की, जो रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स है, कम मात्रा में है, उन रिसोर्सेज के आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लो। और साथ ही प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी। भाई सोसाइटी में जब ऑब्वियसली पैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं खुशियाँ आएंगी तो संपन्नता आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होती है वहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ खुशी होती है वहाँ कहीं ना कहीं हर इंसान अपने पॉकेट पे थोड़ा सा सोचता है कि भाई मैं ये ले लूँ, मैं वो खरीद लूँ। तो एक सुकून और पीस और प्रॉस्पेरिटी का कहीं ना कहीं माहौल हो जाता है, हैप्पीनेस एंड जॉय का माहौल हो जाता है। तो ये एक कारण है, सोशल बेनिफिट एक कारण है जो है आपका नीड है आपका एंटरप्रेन्योरशिप की। साथ ही देखिए कुछ इसमें पॉइंट्स में भी लिखे हुए हैं कि आपका नेशनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली जिस राष्ट्र में आप सामान बनाओगे तो उस मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उस राष्ट्र की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी। साथ ही जो भी आप एरिया में काम कर रहे हो वो एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट भी होगा। ऑब्वियसली आप इंडस्ट्री लगाओगे, प्लांट से मशीनरी लगाओगे तो आपके आसपास जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो भी अपना बिजनेस शुरू करेंगे। कोई झोपड़पट्टी लगा लेगा, या एक तरीके से बोलो कि होलसेलर का कोई शॉप खोल लेगा, या ग्रॉसरी की किसी ने शॉप खोल ली, या जो छोटे छोटे आपके बोलते हैं ठेले वेले पे लोग अपनी शॉप खोल लेते हैं। तो छोटे रोजगार आप कहीं ना कहीं उनको एक अवसर देने का काम कर रहे हो। अगर आप एक सेटअप अपना कर लो तो आसपास चाय वाय की दुकान तो ऐसी ही खुल जाती है। मतलब ये तो आप खुद ही देखते होगे ना कि आसपास। तो एक होता है ना कि आप इनिशिएटिव कब लेते हो। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई, जब आप बड़े तबके पे काम करते हो तो ऑब्वियसली उस जगह की कीमत बढ़ जाएगी। उसके आसपास जो भी जिनका भी चीज़ है भाई वो लोग नया नया उनके दिमाग में चीज़ें आई कि भाई यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो यहाँ पे हम सेटअप करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, हमें भी ग्राहक मिलेंगे। तो वही है कि आपके जो एरिया है एक तरीके से बैलेंस डेवलपमेंट हो जाता है। इकोनॉमिक पावर का डिस्पर्सल होता है। भाई आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो आर्थिक पावर है, कंडीशन है, आर्थिक जो मजबूती है उसमें डिस्पर्सल होता है, उसमें मजबूती आती है, उसमें और ताकत आती है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर। जब आप जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, जब आपको री इन्वेस्ट करते हो, दोबारा से अपने धंधे में लगाते हो, दोबारा से अपने बिजनेस में लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि आपको वेलफेयर करना है। आपको पॉइंट आपका क्या है, आपका वेलफेयर ऑफ एरिया ऑफ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट जनरेशन है ना भाई। तो आप अपने क्या है कि आपने भाई आपको प्रॉफिट मिला, अपने प्रॉफिट को अपने वापस से इन्वेस्टमेंट कर दिया। वेलफेयर का भी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि काम कर रहे हो। तो ये आपका प्रॉफिट जनरेशन के साथ साथ आपका वेलफेयर का भी काम हो रहा है, सोशल वेलफेयर का। तो सोशल वेलफेयर भी है, आपका खुद का भी प्रॉफिट है, दोनों ही चीज़ें भाई एक साथ हो रही हैं। आप कमा रहे हो तो आप खर्च करोगे तो आपको और कमाने को अवसर मिलेगा, आप और ज़्यादा कमाओगे। तो वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस ये जो चलते हैं वो मतलब दैट इज़ मूविंग ऑन प्रोसेस है, वो तो चलता ही रहना है। नेक्स्ट क्या है कि डेवलपमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। डेवलपमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्वियसली भाई मोटिवेशन मिलेगा लोगों को और लोग काम करेंगे। आपको देख करके लोगों के माइंड में होगा कि भाई हम और जो है हम भी कर सकते हैं, हम भी स्टार्टअप ले सकते हैं। वो लोग भी स्टार्टअप लेंगे और वो भी आएंगे मैदान में, काम करेंगे, अपना 100% लगाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन रिसोर्स बोले तो भाई आप अपनी कंपनी में HR अपॉइंट करोगे, अकाउंटेंट अपॉइंट करोगे, आपने लगा दिया रिसेप्शनिस्ट किसी को कर दिया, आपने वॉचमैन को हायर कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं मतलब मानव जो संसाधन है, आप मानव संसाधनों का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करोगे, उनमें भी वृद्धि होगी, उनमें भी डेवलपमेंट होगा। और सबसे आखिरी में इसमें लिखा हुआ एंटरप्रेन्योरियल अवेयरनेस। भाई आप क्या है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप में आओगे तो सरकार नीतियाँ बना रही हैं, आपके लिए स्कीम्स बना रही हैं, आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही हैं, आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप एक अवेयर खुद भी हो रहे हो, प्लस और लोगों को भी आप अवेयर करने का काम कर रहे हो कि भाई आप आ जाओ, इस तरीके का बिजनेस करो, इस तरीके की चीज़ों में फ़ायदा है, प्रॉफिट है। तो ये तो हमने समझा कि क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्या क्या नीड हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें क्या है कि देखिए बहुत सारे फंक्शन आपके स्क्रीन पे लिखे हुए, लगभग 21-22 फंक्शन हैं। सारे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो इसमें से 10 पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, 15 पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, जो आपको याद रह जाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको सारे वही लिख देने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिखना है, आपके अलावा आपके माइंड में और भी कुछ लगता है कि हाँ ये हो सकते हैं, बस बट वो जस्टिफिएबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी माइंड में आ रहा है वो लिख दिया, तो वो भी नहीं करना है। देखो आपको जो भी एग्जामिनेशन में लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स यूज़ करने हैं,
यहाँ पे क्योंकि एक स्क्रीन पे अगर मैं डायग्राम बनाना अगर मैंने शुरू कर दिया ना तो 5 से 6 ही मैं मेंशन कर पाऊँगी। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि लगभग 22 है तो 22 चीज़ें तो मैं एक स्क्रीन पे डायग्राम के थ्रू आपको नहीं दिखा सकती हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है कि फंक्शन लिखना है एग्जामिनेशन में, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, उसको बॉक्स में कर देना है। इसमें 5, 6, 7 आपको इस तरीके से बना देने हैं और जितने पॉइंट्स आपको याद हैं ऐसे बॉक्स बना के आपको लिखते चले जाना है। इस तरीके से करोगे तो देखो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि भाई बच्चे ने अच्छा पढ़ाई किया हुआ है, आपका कॉपी भी भर जाएगा, प्लस उसके बाद में ऐसे एक्सप्लेन करने के बाद में ना 2-2 लाइन उनके बारे में लिख दोगे ना तो आपका काम भी हो जाएगा। लॉन्ग में क्वेश्चन अगर आ गया 15 नंबर का या 20 नंबर का क्वेश्चन तो बड़े ही आराम से आपका ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा और एकदम हंसते खेलते आप बहुत अच्छे से पास कर जाओगे। तो चलो देखो फंक्शन आपके सामने जो याद रह जाए वो याद कर लेना। सबसे पहला तो इनोवेशन, जो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं भाई, नए आइडिया, नए फंक्शन, नई चीज़ें, तो इनोवेशन है ही। मैनेजरल स्किल्स भी होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए कि चीज़ों को आप मैनेज कर सको, आप लोगों को मैनेज कर सको, आप चीज़ों को मैनेज कर सको, आप इवेंट्स को मैनेज कर सको, तो वो स्किल होना चाहिए। डिसीजन लेना आना चाहिए कि भाई आपको पता हो कि कब क्या करना है। ऐसा हो रहा है कि भाई आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई। रिस्क भी लेना पड़ता है आपको प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क में भी हर बार सोच के चलना पड़ता है। डायनेमिक फंक्शन होता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें शुरू से लेकर के अंत तक करनी होती हैं, मतलब राइट फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग भी करना पड़ता है, बजटिंग भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो डायनेमिक फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। गैप फाइलिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी होता है। गैप फाइलिंग का मतलब ये कि भाई दो लोगों के बीच में अगर कोई गैपिंग है, कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई गैपिंग है, तो आपको गैप फिलिंग का भी काम करना पड़ता है वहाँ पे, कि आपको जाकर के वहाँ पे सुलह समझौता बाकी और चीज़ें भी आप कराओगे। ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है सारी चीज़ें। क्रिएटिव फंक्शन होता है, इकोनॉमिक फंक्शन होता है, पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, कोपिंग विथ फेलियर होता है, फिर प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे है, डिसाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन डिसाइड करना पड़ता है आपको। उसके बाद में कलेक्ट्स नेसेसरी कैपिटली आपको नेसेसरी कलेक्ट करना पड़ता है। आपको मशीनरी कहाँ प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। फिर आपको लेबर वगैरह का रिक्रूटमेंट करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ता है। आपको कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं तो उसके बारे में सोचना पड़ता है। फिर उसके बाद में किस तरीके से आपको आपका एंटरप्राइज लॉन्च करना है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि फीजिबिलिटी की स्टडी करनी पड़ती है। भाई जो काम आप करने वाले हो वो कितना फीजिबल है, फीजिबल का मतलब किस हद तक पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी की स्टडी आपको करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें आप ही को करनी पड़ेगी। फिर आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, कि भाई आपके आसपास जो भी सब्स्टिट्यूट डेवलप हो रहे हैं, कोई अवसर है, कोई अपॉर्चुनिटी है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। डेवलप करना पड़ता है एक आइडिया को और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो ये 22 आपके सामने फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फंक्शन के आप स्क्रीनशॉट आपको लेने की ज़रूरत है, इसको पेन डाउन करिएगा। और आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन एंजॉय किया, लेक्चर एंजॉय किया तो लाइक कर लेना भाई। शेयर करोगे तो शेयरिंग इज़ व्हाट केयरिंग। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।